आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लैमार्कवाद सिद्धांत के बारे में। ठीक है। तो फ्रांस के प्रसिद्ध जीवशास्त्री जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास क्रिया को समझाने के लिए सर्वप्रथम उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में प्रकाशित हुआ। और उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के सिद्धांत से प्रचलित हुआ और इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला, जिसमें सबसे फर्स्ट है वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव उनकी रचना और स्वभाव को बदल देती है। और सेकंड, इन्होंने कहा अनुकूलन की प्रवृत्ति और बताया कि सभी जीवों में अपने को वातावरण में अधिकाधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और थर्ड, इन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग। इन्होंने बताया कि किसी भी वातावरण में हम जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वह विकसित हो जाता है और इसके विपरीत जो अंग उपयोग में नहीं आता है वह धीरे धीरे घटता जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। और चौथा, इन्होंने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो वातावरण के प्रभाव से अधिक उपयोग अथवा अनुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। संतति में उपयोग से ये परिवर्तन अधिकाधिक प्रभावशाली हो जाता है और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं, जो प्राचीन जीवों से भिन्न होते हैं। नए लक्षणों वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। उसके बाद लैमार्क ने एक उदाहरण दिया जिराफ का। ठीक है। तो देखिए, जो जिराफ होता है वो दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान में मिलते हैं और इनकी जो गर्दन होती है, गर्दन और ये जो अगली टांगें होती हैं ये बहुत अधिक लंबी होती थी, जिसकी सहायता से ये ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते थे। उनकी गर्दन कम लंबी तथा अगली टांगें पिछली टांगों के बराबर लंबी थी। ये ऐसे युग में रहते थे जब अफ्रीका में जलवायु इतनी गर्म थी तथा रेगिस्तान नहीं थे, वहाँ घास के मैदान थे जिनमें वे चरते रहते थे। धीरे धीरे यहाँ की जलवायु शुष्क रेगिस्तान होने लगी, घास के मैदान लुप्त हो गए तथा उनके गर्दन और अगली टांगें उचका कर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार गर्दन तथा अगली टांगों के अधिक उपयोग करने के कारण दोनों ही अंगों की लंबाई बढ़ती गई। यह उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहे। ठीक है। तो देखिए लैमार्क ने क्या कहा कि जो जिराफ के पहले पूर्वज थे उनकी जो दोनों पिछली टांगें और अगली टांगें दोनों बराबर थी और गर्दन भी ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो जब अफ्रीका की जलवायु इतनी गर्म थी तो वहाँ पे क्या थे कि तब रेगिस्तान वहाँ पे नहीं था और घास के मैदान थे। तो ये जो मेरे जिराफ थे वो घास के मैदान में चरते रहते थे। ठीक है। जब वहाँ की जलवायु जो है शुष्क होने लगी, तो जो घास के मैदान थे वो ख़त्म होने लगे और वहाँ पे रेगिस्तान बनने लगा। तब क्या हुआ, ये जो मेरे जिराफ है, ठीक है, इनको खाने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाना पड़ा। तो पेड़ की पत्तियों को पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने दोनों अगली टांगे को और गर्दन को इन्होंने उचकाया। ठीक है। तो लैमार्क ने क्या कहा था कि आप जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे वह अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है और आप जिस अंग का उपयोग कम करते हैं वह अंग कम विकसित हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि वह अंग विलुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है। तो इस इमेज में देखिए, ये पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन और टांगों को उचका रहे हैं। ठीक है। तो धीमे धीमे क्या हुआ, यहाँ पे गर्दन की लंबाई और बढ़ती गई और पैर की भी लंबाई बढ़ती गई और अगले हर इमेज में देखेंगे आप कि धीमे धीमे ये प्रयास करते रहे पत्तियों को खाने के लिए और एक समय ऐसा आया इनकी गर्दन और अगली टांगें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती गई। जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं इस वाली पीढ़ी में कम लंबी हुई तो इसकी अगली जो जनरेशन आई उसकी जो टांगें और गर्दन थी और लंबी हुई, उसकी अगली जनरेशन में और लंबी हुई,
तो इन्होंने बताया कि ये क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता था। ठीक है, और उन्होंने एक और उदाहरण दिया, इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया सांप का। तो लैमार्क ने बताया कि जो सांप हैं, सांप के जो पूर्वज हैं उनमें क्या था, सांप में पैर पाया जाता था। ठीक है, उनमें क्या था, पैर पाया जाता था। इनका शरीर लंबा होने के कारण झाड़ियों आदि में इसकी टांगें असुविधाजनक थी। इस कारण उसने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया और धीमे धीमे उसकी टांगें विलुप्त हो गई। लेकिन आगे चल कर के बहुत से साइंटिस्ट आए और इन्होंने इनकी लैमार्कवाद की आलोचना की और इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे विजमैन। ठीक है, कौन आए थे, विजमैन। विजमैन नामक जर्मन वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का अत्यधिक विरोध किया था। उन्होंने चूहों पर अनेक प्रयोग किए। एक प्रयोग में कई पीढ़ियों तक वे चूहे की पूंछ काटते रहे, किंतु उन्हें एक भी पूंछ कटा हुआ प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी संतति में उतनी ही मोटी और लंबी और मजबूत पूंछ मिली। लैमार्क के अनुसार तो अंतिम पीढ़ी में प्राप्त चूहे बिना पूंछ वाले उत्पन्न होने चाहिए थे। तो विजमैन का मानना था कि कोई भी लक्षण उपार्जित होने वाले लक्षण जो होते हैं कायिक होते हैं तथा ये वंशागत नहीं होते हैं, केवल जनन द्रव्य में पहुंचने वाले लक्षणों की ही वंशागति होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने माउस ले लिया और माउस को 21 साल तक माउस की मतलब चूहा ले लिया। चूहा का पूंछ उन्होंने 21 साल तक काटता रहा। जैसे मान लेते हैं ये कोई चूहा है, ठीक है, इन्होंने इसकी पूंछ को कट कर दिया। जब इसकी पूंछ को कट कर दिया तो इन्होंने जो उसका जो मतलब अगला जनरेशन आया, अगले जनरेशन में इन्होंने देखा कि जो चूहे थे वो पूंछ वाले थे। ठीक है, तो उस जनरेशन वाले चूहे का भी पूंछ उन्होंने काट दिया। ऐसे ऐसे इन्होंने 21 जनरेशन तक चूहे को पूंछ को काटता रहा और लास्ट तक इन्होंने देखा कि बिना पूंछ वाला चूहा कोई नहीं आया। जितने भी चूहे थे सब पूंछ वाले थे। तो इन्होंने बताया कि लैमार्क के अनुसार तो लास्ट वाली जनरेशन में यानी कि अंतिम पीढ़ी में तो बिना पूंछ वाला चूहा उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि पूंछ वाला ही चूहा उत्पन्न हुआ। तो फिर इन्होंने क्या कहा, विजमैन ने क्या कहा कि जो हमारी दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें हुए परिवर्तन जो होते हैं वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जबकि जो मेरे जननिक कोशिकाएं होती हैं उनमें हुए परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यही कारण है कि पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता और अंधे माता पिता का लड़का अंधा नहीं होता। यही कारण है। ठीक है, अब लैमार्क के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर अंधे माता पिता हैं तो उनके जो पुत्र होंगे वो भी अंधे होंगे लैमार्क के अनुसार, क्योंकि इन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है वंशागति होते रहते हैं। तो यहाँ पे लैमार्कवाद की थियोरी का बहुत ही विरोध किया गया। जब विजमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर, इन्होंने क्या किया था, विजमैन ने यहाँ पे इन्होंने चूहा ले लिया और चूहे की पूंछ को काटते गया और इन्होंने 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को काटता रहा और लेकिन लास्ट जनरेशन तक इन्होंने देखा कि बिना पूंछ वाला चूहा कोई नहीं पैदा हुआ। तो इन्होंने फिर बता दिया कि जो हमारे देखिए दैहिक कोशिकाएं में जो परिवर्तन होता है वह हमारी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है और जननिक कोशिका में जो परिवर्तन होते हैं तो हमारी वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनसे बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें।